गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। इस उपन्यास के नए संस्करण पर 2 शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखूं। अधिक से अधिक मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इसकी कलात्मकता अपरिपक्वता के बावजूद आपको पसंद किया। मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसे ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी अवस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ। धर्मवीर भारती। भाग 1। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बाधाएं नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यार के शायर और बाइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहर अंगारे और शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पतली की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहे जो हो, मगर इधर कुंवर, कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों के खूबसूरत से भी ज्यादा महकदार होती है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट देसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवर कोटा डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिंजा इटलाकर आपको अपने जादू में, खास तौर पे पॉप हटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गैसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोटा जिसका एक कॉलर उठा हुआ था, दूसरे कॉलर में सरों की एक पतली बटन होल में लगी थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई,
उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादरों पर परतें बिछाती जा रही थी। पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसने बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपू, सहसा किसी ने पूंछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जान डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोग ही के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, उनकी इसके मेंबरशिप बनना चाहती हैं, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रही हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनसा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और अब तक वे यूनिवर्सिटी को सुपोषित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे। घर के ताल्लुकेदार, हंसमुख, फब्तियों फंसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर को शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते ही नहीं। नहीं, उसने अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्हीं किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ। तब तक लोटस पॉट कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एक तट देखते हुए ध्यान की तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेम नहीं है क्या? कोई फिलासफर है? देखो ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। एक कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिशरिया है, MA में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह बदतमीजी क्या है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचार में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हे यार, शकल की चीज छोड़ो यार। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया
और बोले, माफ करना भाई बिसैया, बात यह है कि हम लोग कभी तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्या होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है कि प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो मौसम बिगड़ने के दिनों में होती है, मसलन कुंवर कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिवरिया? सिवरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रॉडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए, तुम लोग पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोले, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है और पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। बाग कपूर बोला, मान गए आपको। हम तो आप राष्ट्र ये कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह बॉरफ्रॉड का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लगाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोग भी सुनाइए ना, अभी तो मूड नहीं है। बिसरिया बोला, ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि बिसरिया किस समय कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर की बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया।